दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज हमारा कोर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के अंदर हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्काउंट ट्रांजैक्शंस। देखिए डिस्काउंट ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टैली के अंदर। चाहे आप किसी से भी माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो या किसी को पेमेंट कर रहे हो या किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, उसके अंदर अगर डिस्काउंट नाम का कोई टाइटल आ जाए तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आप किस तरह से पोस्ट करोगे, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को किस तरह से अपने जर्नल बुक में लिखोगे, आप कौन से रूल्स और कौन से रेगुलेशन को उसमें फॉलो करोगे, तो ये सब सीखेंगे आज के हम इस चैप्टर में। तो मैं हूं अजय और आपका स्वागत करता हूं अपने टेक मास्टर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आप लोग ये चैप्टर बड़े ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो ये डिस्काउंट टाइप है इसका मतलब है कटौती, डिस्काउंट, छूट या फिर बट्टा। इससे रिलेटेड एंट्रीज जब हमारे पास में आती है तो स्टूडेंट्स क्या, अकाउंटेंट्स क्या, लगभग सभी लोग जो भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं या सीख रहे हैं, बेसिकली सीखने वाला व्यक्ति इस पर ज़्यादा फोकस रहता है कि भाई हम ध्यान तो पूरा रखते हैं अपने डिस्काउंट टाइप की ट्रांजैक्शन के अंदर, लेकिन हम कई बार क्लूलेस हो जाते हैं कि यहाँ पर इस डिस्काउंट का मतलब क्या है, क्या मुझे अमाउंट से घटाना चाहिए या नहीं घटाना चाहिए, क्या मुझे अमाउंट में से घटाकर उसे अकाउंट्स में लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो यही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये बहुत ही ईजी तरीके से इसके टाइप बताकर और किस टाइप के लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है उस रूल को मैं बताकर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझाऊंगा। इसके लिए कुछ हमारी ट्रिक्स भी होंगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस पूरी वीडियो को, इस पूरे चैप्टर को, इस पूरी क्लास को बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे, ताकि आप किसी भी तरह के डिस्काउंट की एंट्री जब आपके पास में आए तो आप वहाँ पर कोई भी मिस्टेक ना करो। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉपी पर, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्काउंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप क्या है और उसके लिए उसे लिखने के लिए कौन कौन सी ट्रिक हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पेपर के ऊपर। तो दोस्तों डिस्काउंट से रिलेटेड जो एंट्री है आज हम वो सीखेंगे। तो डिस्काउंट जो होता है, देखो उसको हम हिंदी में बोलते हैं छूट, कटौती या फिर बट्टा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिस्काउंट इज़ अ कंसेशन इन प्रोडक्ट प्राइस और बिल अमाउंट। यानी अगर आपके किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है और जो सेलर है वो कह देता है कि ठीक है जी हमने इसका प्राइस जो है 20% ऑफ कर दिया, यानी 2 रुपये से घटा दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस केवल कितना रह गया, 8 रुपये रह गया। तो जो प्राइस में कमी आई है इस कंसेशन की वजह से, ठीक है, तो उस कंसेशन को हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे, यानी छूट, कटौती या फिर बट्टा। ऐसे ही अगर आपने कोई प्रोडक्ट तो खरीद लिया किसी और प्राइस पे, लेकिन जब उसकी पेमेंट की बात आई तो सेलर ने ये बोल दिया कि चलो ठीक है इस प्रोडक्ट को आपने इतने पे ख़रीदा था कि इतने पे ना से ही आप इतने पे इसकी पेमेंट कर दो, तो वहाँ पर भी जो वो कंसेशन अलाउ की गई है वो भी क्या कहलाएगी, आपकी छूट यानी कटौती। ठीक है, तो कटौती को हमें, डिस्काउंट को हमें किस तरह से अकाउंट्स में लिखना होता है और उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है ताकि हम इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ को जर्नल बुक में पोस्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें इसके टाइप्स के बारे में जानना पड़ेगा कि हम इसके कितने टाइप्स हैं, ताकि हम उस डिस्काउंट टाइप की एंट्रीज़ को किस तरह से पूरा करें, किस तरह के रूल्स उसमें फॉलो करें, ये जान पाएँ। तो देखिए बात करते हैं हम डिस्काउंट के टाइप्स की। तो डिस्काउंट जो है वो 2 कैटेगरी में बटा होता है, एक तो है कैश डिस्काउंट और एक है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जो कैश डिस्काउंट होता है वो नगद छूट है, यानी जब पैसा हमारा दिया जाता है या पैसा हमारा जब लिया जाता है, यानी किसी पार्टी को पेमेंट की जाती है, किसी पार्टी से पेमेंट आती है, यानी रिसीव होता है, तो ऐसी कंडीशन पे जो अमाउंट छोड़ा जाता है ना, सेलर के द्वारा, वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक कटौती। देखिए व्यापारिक कटौती क्या होती है, व्यापारिक कटौती का ऐसा अमाउंट होता है जो उसी समय पे घट जाता है जिस समय पे उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ।
हम कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट मुझे दिखा कि उसके ऊपर एक टैग लाइन लिखी थी या उसके ऊपर एक ऑफ़र लिखा था। जैसे हम किसी भी मॉल में जाते हैं कि जैसे कोई टी शर्ट है उसके ऊपर लिखा है 50% ऑफ और उस टी शर्ट का प्राइस मान लो 300 रुपीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रोडक्ट का प्राइस 300 है, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि अगर आप इस टी शर्ट को खरीदते हो तो आपको इसके ऊपर 50% ऑफ मिलेगा। यानी वो टी शर्ट 300 की नहीं रहेगी, जब आप बिल कराओगे उसका तो कितने का बन के आएगा, वो 150 रुपये का बिल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि उस प्रोडक्ट को खरीदते समय ही 50% का डिस्काउंट हमें दे दिया गया। तो अब आप मेरे को बताओ वहाँ पर आप 300 रुपये दोगे या फिर 150 रुपये दोगे? 300 रुपये तो नहीं देंगे क्योंकि भैया 50% ऑफ मिला था तो 150 ही देंगे। और ना हम ऐसा करेंगे कि पहले हम उसे 300 देंगे फिर भाई इस पर 50% डिस्काउंट है तो आप 150 वापस करो, ऐसा भी नहीं करेंगे। यानी इससे क्लियर कट है कि अगर कोई भी लेन देन आप कर रहे हो और उसी समय हमारे प्रोडक्ट का प्राइस घटा दिया जाता है सेलर के द्वारा, तो हमारे लिए उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना रह जाता है, जो वो डिस्काउंट दिया गया है उसे घटाने के बाद, है ना। तो यानी मेरे लिए उस टी शर्ट की वैल्यू 150 रुपये ही रहेगी और मैं कितने पैसे उसे दूंगा, वो 150 रुपये ही दूंगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो खरीदने या बेचने के वक्त पे ही आएगा और ये सीधा सीधा हमें अमाउंट में से घटाना होगा, क्योंकि जिस समय हम ये लेन देन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस उसी समय घट गया है, तो हमें उसके ज़्यादा प्राइस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप हैं। इस टाइप में सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन जब होगी तभी तो उसके पेमेंट की बात चलेगी। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे रूल भी बना है ट्रेड डिस्काउंट का, क्या कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अकाउंटेड ओनली डिडक्ट फ्रॉम द बिल अमाउंट। देखो मैंने अभी जैसे आपको बात बताई थी कि हम एक प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो उस प्रोडक्ट पे हमें 50% ऑफ मिला है। जैसे 300 रुपये की टी शर्ट लेते तो 50% ऑफ मिला है, तो मेरे लिए उस टी शर्ट की वैल्यू 150 ही रहेगी, क्योंकि मुझे 50% ऑफ मिला है और मैं ज़्यादा जो फुल अमाउंट थी मैं उसे कंसीडर नहीं करूंगा। मैं किसे कंसीडर करूंगा, जो मेरे को डिस्काउंट मिल चुका है उसके बाद जो उसका बैलेंस अमाउंट निकल के आया है मैं उसे ही कंसीडर करूंगा। तो यानी मेरे लिए वो जो फुल अमाउंट था, फुल MRP थी, उसका कोई भी वैल्यू उसकी नहीं रह गई है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है ना, केवल वो बिल में से घटाया जाता है, लेकिन उसे कहीं भी खातों में हम लिख के नहीं दर्शाएंगे, उसकी कोई भी जर्नल बुक में एंट्री पोस्ट नहीं होगी, है ना। हम इसके कुछ एग्जांपल देके समझ लेते हैं जरा। देखो जैसे यहाँ पर इसने कह रखा है गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, 10,000 रुपये का माल खरीद रहा था एट ट्रेड डिस्काउंट 10%, और जो सेलर है वो हमें कितना ऑफ दे रहा था भैया, 10% ऑफ दे रहा था, है ना। तो ऐसी कंडीशन में इसकी एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले फॉर्मेट खींच लेते हैं, सिंपल सबसे पहले डेट डाल दो। रूल के हिसाब से क्या करना है भैया, डिडक्ट तो करना है, किस में से, बिल अमाउंट में से, लेकिन कहीं भी लिखना नहीं है, अकाउंटेड नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि माल खरीदने की एंट्री है तो परचेज तो हमेशा डेबिट होगा, कर दिया जी परचेज डेबिट, ठीक है। इसके बाद किससे खरीदा कुछ नहीं बता रखा, तो क्या रूल होता है भैया, नगद खरीदा होगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। अब डिस्काउंट ये कौन सा है भैया, ट्रेड डिस्काउंट की बात है, देखो, और ये लिख के भी जरूर दिखाएगा ट्रेड डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट की बात है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं भी लिखा ही नहीं जाता, रूल ये कह रहा है, और क्या करा जाता है, केवल और केवल बिल अमाउंट में से घटा दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, कर लें, बहुत ईजी है। कितने का बिल है, 10,000 रुपये का बिल बना, कितना ऑफ मिला है, 10% ऑफ मिला है, तो कितना हो गया, 10,000 में से 10% 1,000 हमने घटा दिया, 9,000 रुपये से हमारी ये एंट्री पूरी हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जरा सेल टाइप का। जैसे ये कहा है गुड्स सोल्ड फॉर ₹3,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो यहाँ पर भी वही बात आ गई हमारी कि भैया सेल की एंट्री, सबसे पहले डेट डाल दी, सेल की एंट्री, तो रूल तो ये कहता है सेल्स अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, क्या यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है किसको माल बेचा, नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नगद बेचा होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रीवियस चैप्टर हमारे चेक कर सकते हैं हमारे चैनल के वीडियोज़ में जाके, वहाँ पे आपको परचेज और सेल से रिलेटेड एंट्रीज किस तरह से होती हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या एंट्री हो गई। हमने डिस्काउंट क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट का रूल क्या कहलाता है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अकाउंटेड ओनली डिडक्ट फ्रॉम द बिल अमाउंट। तो यानी मुझे बिल में से घटाना है, सिर्फ लिखना कहीं नहीं है कि यहाँ पे डिस्काउंट में लिखूंगा, नहीं, कहीं नहीं। तो 3,000 का हमारा बिल था, 10% डिस्काउंट था, 3,000 मैंने 10% यानी कि 300 रुपये घट जाएगा, तो 2,000
700 से हमने एंट्री पोस्ट कर दी। तो ये हमारा था दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रेड डिस्काउंट को किस तरह से नोट करना है, उसकी पहचान कैसे होगी, वो दोनों चीज़ों पर हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट के बारे में। देखो कैश डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, कैश डिस्काउंट इज अकाउंटेड, यानी कैश डिस्काउंट लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी खातों में उसे दर्शाया जाएगा। जैसे कैश अकाउंट डेबिट होता है, ऐसे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी यानी लिखा जाएगा इन द सेम साइड ऑफ कैश अकाउंट, और जिधर की तरफ कैश आएगा उधर की तरफ ही लिखा जाएगा हमेशा। देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। यहां समझाते हैं। देखो कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये क्लियर है कि कैश डिस्काउंट का खरीदने या बेचने से कोई मतलब नहीं। कैश डिस्काउंट का मतलब उसकी पेमेंट से है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, हमने 1000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, मान लो राम से खरीदा था, राम कितना 1000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है, यानी राम का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है ना 1000 रुपये, ठीक है। अब राम ने ये कहा, मैं हमने पैसा नहीं दिया उससे, तो राम बेचारा परेशान हो गया। उसने क्या कहा, यार ऐसा करो आप मुझे 10% में कम कर देता हूँ, आप 900 रुपये में मेरी पेमेंट कर दो और 100 रुपये मैं डिस्काउंट के छोड़ दूंगा और आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। मैं खुश हो गया। तो जब मैंने राम को पेमेंट करा होगा, यानी कैश पेड टू राम करा होगा, तो मैंने एंट्री क्या डाल दी, राम डेबिट टू कैश, कितना 900 रुपये दिया ना मैंने, 900 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैंने सोचा कि एंट्री तो पूरी हो गई। हाँ जी एंट्री बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि कैश हमारी जेब से कितना गया, 900 ही गया। लेकिन जरा आप चेक करो, हमने माल खरीदा कितने का था भैया, 1000 रुपये का माल खरीदा था, जिसमें राम को कितना देना था, 1000 रुपये का बैलेंस देना था। अच्छा राम को मैंने दिया कितना, 900 रुपये दिया, तो डिफरेंस आ गया ना। यहाँ राम को कितना देना था, यानी राम हमारे से कितना लेता, 1000 रुपये, लेकिन राम ने लिए कितने, 900 रुपये। मतलब हमारी जेब से 900 गए, वो तो बात सही है, ओके है बिल्कुल कि 900 ही जाने थे, लेकिन उसका 1000 का बैलेंस था और 900 गए, तो बाकी 100 रुपये बचा, वो किस चीज़ का है, किस चीज़ का है, करेक्ट, डिस्काउंट का है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं उस 100 रुपये के डिस्काउंट को यहाँ नहीं लिखूंगा तो भैया ये गोलमोल चलता रहेगा मामला, इसका 100 रुपये का बैलेंस निकलता रहेगा कि भैया किस चीज़ का पेमेंट है ये 100 रुपये का बैलेंस क्यों निकल के आ रहा है, तो प्रॉब्लम रहेगी। तो अब हम इसकी एंट्री इस तरह से नहीं करेंगे, यानी हमें इस रूल के अकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट को लिखना भी पड़ेगा अपनी खातों में। और किस साइड पर लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कैश अकाउंट के साइड पे। तो देखो इसी एंट्री को जो हमने काटी है, इस एंट्री को देखो, सेव होगी तो एंट्री ऐसे ही, ठीक है, राम डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन कैश जिस साइड पे, कैश किस साइड पे, क्रेडिट साइड पर है ना, तो क्रेडिट साइड पे ही आपका डिस्काउंट भी आ जाएगा। अब देखो एंट्री कैसे होगी, राम का कितना बैलेंस मेरे को खत्म करना है, 1000 रुपये से बैलेंस खत्म करना है, लेकिन कितने दिए थे, 900 रुपये कैश के दिए थे, बाकी किस चीज़ के थे, 100 रुपये डिस्काउंट के थे। तो भैया ये हो गया। तो अब देखो डिस्काउंट एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल क्या कहता है कि अगर वो क्रेडिट में है तो मेरा फायदा है और डेबिट में है तो मेरा खर्चा है, तो हमें 100 रुपये का फायदा ही तो है, दुखा आ गया है क्रेडिट में। और कैश अकाउंट क्या है, ये एक रियल अकाउंट है, जाने वाली चीज़ हमारा नुकसान होती है, जाने वाली चीज़ कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखा हुआ है। तो देखो क्लियर हो गया। तो इसीलिए कैश डिस्काउंट को हमेशा लिखा जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट के लिए पेमेंट जा रही है वो प्रोडक्ट किसी और अमाउंट पे खरीदा गया है और अब उसकी पेमेंट किसी और अमाउंट पे हो रही है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा नहीं था, वो खरीदा भी सेम अमाउंट पे गया था, यानी 150 रुपये में ही खरीदी गई थी वो टी शर्ट 300 रुपये वाली, और 150 में उसका पेमेंट हुआ था, तो यहाँ पर उसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमने टी शर्ट 300 रुपये की ही खरीद के रख ली थी, लेकिन जब पेमेंट कर रहे थे तब हमने 150 में पेमेंट करी। तो ऐसे में हमें लिख कर दिखाना पड़ेगा कि बाकी 150 जो रुपये हैं वो डिस्काउंट के हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़े से एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं इसके। जैसे ये लिखा हुआ है कैश पेड टू ABC 3000 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 300। तो थोड़ा सा एंट्री पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये पैसा तो जेब से चला ही गया, यानी 300 रुपये का जो डिस्काउंट है इसके ऊपर से था, यानी पेमेंट कितना था 3300 रुपये का। तो हम सबसे पहले डेट डाल दें, कैश पेड टू ABC को पेमेंट कही है ना, तो ABC डेबिट हो जाएगा और टू कैश क्रेडिट हो जाएगा। और रूल क्या कहता है भैया,
इन द सेम साइड ऑफ कैश अकाउंट, यानी डिस्काउंट जिधर की तरफ कैश आएगा उधर की तरफ ही लिखा जाएगा। तो लिख दो भैया, यहाँ तो सोचने की बात भी नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। राम का कितना पेमेंट था? 3300 रुपये का पेमेंट था, जिसमें 3000 रुपये हमने कैश दिए और 300 रुपये हमने डिस्काउंट के दिए। क्लियर हो गया मामला। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया इसका। कैश रिसीव्ड फ्रॉम XYZ एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 400। देखो ये रिसीव्ड तो हो गया ना इतना, यानी ये 400 इसका ऊपर से डिस्काउंट, यानी 4400 का पेमेंट आया होगा, जिसमें 400 छोड़ गए हैं डिस्काउंट के। तो जब भी हमें कैश रिसीव्ड होता है यानी प्राप्ति होती है तो कैश तो हमेशा डेबिट जाता है, ठीक है। और कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी डेबिट हो गया। देखो क्योंकि नियम कह रहा है ना, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किससे आया था? XYZ। देखो क्योंकि हमें रिसीव तो करना था XYZ से कितना भैया? 4400, लेकिन आया मेरे पास कितना? 4000 रुपये। तो भैया 400 का नुकसान हो गया ना, और नुकसान को हमेशा किस साइड पे लिखा जाता है? डेबिट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल स्टैंडर्ड कि ये कैसे आएगा यहाँ पे, क्यों आया यहाँ पे। लेकिन एक ट्रिक ये वाली हो गई हमारी कि जिधर की साइड कैश आएगा हमेशा कैश डिस्काउंट भी वहीं आएगा, है ना। इसीलिए इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं, क्योंकि कैश की साइड पे ही हमेशा चलेगा। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए हमारे। कई बार ऐसा होता है कैश और ट्रेड डिस्काउंट मिक्स होके भी आपके पास में आ जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड एंट्री आप कैसे करोगे तो भी थोड़ी मैं बता देता हूँ। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राजीव 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% सॉरी एंड कैश डिस्काउंट 10%। देखो सबसे पहली चीज़, अगर ऐसी एंट्री यानी कोई परचेज सेल की एंट्री आती है और उसमें कैश डिस्काउंट का नाम दे दिया ना, तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ ये एंट्री उधार की है ही नहीं। कि कैश डिस्काउंट कब किया जाता है? जब नगद में बात हो रही है। तो ये उधार की एंट्री है ही नहीं, यानी ये नगद की एंट्री है। तो सिंपल है, परचेज का नियम तो यही है, परचेज तो आएगा डेबिट में ही, ये हमने कर दिया डेबिट में। अब क्योंकि नगद खरीद है तो टू कैश आएगा, और फिर इसमें कैश डिस्काउंट भी दे रखा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो लिखेंगे नहीं, लिखने का मतलब ही नहीं है, लेकिन कैश डिस्काउंट को तो लिखेंगे। और कैश डिस्काउंट का रूल क्या है भैया? कैश वाली साइड पे लिखा जाएगा। तो लिख दो भैया टू डिस्काउंट, ठीक है। हो गई ये एंट्री हमारी। अब अमाउंट कैसे कैसे डलेगा? सबसे पहले देखो, मैंने एक चीज़ आपको बताई की थी कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट को काटने के बाद जो वैल्यू आती है वही मेरे लिए प्रोडक्ट प्राइस होती है। तो सबसे पहले यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट घटा दो। 10,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 10% घट गया, कितना रहेगा? 9,000, यानी 9,000 रुपये का मैं माल खरीद रहा हूँ। और उस 9,000 रुपये का माल जो मैं खरीद रहा हूँ सबसे पहले परचेज में लिख दूंगा। अब इसका कैश डिस्काउंट कितना है? 10%, यानी कैश जो है मैंने 9,000 नहीं दिया, 10% काट के दिया क्योंकि वो डिस्काउंट का छोड़ा गया। तो 10% इसमें से घटा दो, 900 रुपये घट जाएगा, कितना बचा? 8100। 8100 क्या गया? कैश गया, और बाकी 900 किस चीज़ के छोड़े थे? कैश डिस्काउंट के। तो ये हमारी एंट्री हो गई। तो इसमें कभी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका था, तो इसको मेरे हिसाब से आप इसको कम से कम 1 या 2 या 3 बार रिपीट करके ज़रूर इस वीडियो को देखें, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट हो जाए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है बॉस। और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं नए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे कोई भी नए चैप्टर्स का जब अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमारी एंट्री से रिलेटेड या फिर हमारे चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी या प्रॉब्लम है, तो आप हमारे को हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के वो चीज़ भेज सकते हैं, ताकि हम उसका रिप्लाई जल्दी से आप तक पहुँचा दें। तो आई होप आपने एंजॉय की होगी ये क्लास, और इसी तरह से हम आगे भी आपको लोगों के लिए इसी तरह के चैप्टर्स लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।